हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो है भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये जो है अब तक का 37 क्लास हो चुका है। आज हम लोग 38वां क्लास करेंगे। साथ ही साथ हम लोग को अगर देखना हो कि भारत के इतिहास में अभी पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसका अगर सारा वीडियो देखना हो तो क्या करना है कि प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है इंडियन हिस्ट्री के नाम से, वहाँ से जाइएगा और सारा वीडियो देख सकते हैं। हम लोग बिहार स्पेशल भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का, वहाँ से आप क्या करिएगा कि जाके सारा वीडियो का मतलब कि जितना भी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे तो मुगल काल को शुरू करेंगे। बीच में जो है एक टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है वो बहमनी साम्राज्य, और दूसरा जो है हम लोग जानते हैं कि छोटा छोटा उस समय क्या था कि टॉपिक था, जिसमें क्या था कि गुरु नानक के बारे में, कबीर दास के बारे में, रविदास के बारे में, और जितना भी संत हुए थे उससे भी सवाल बनाते रहता है एग्जामिनर। तो उसको वो दोनों क्लास क्या करेंगे कि इसी सप्ताह में हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, कि वो दोनों भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जानते हैं कि वो उससे भी सवाल बनते रहता है, तो उसको भी पूरा कर लेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आज हम लोग क्या करते हैं तो मुगल साम्राज्य को शुरू करते हैं। कोई भी एग्जाम देते होंगे जिसमें मुगल साम्राज्य से हमेशा सवाल क्या होता है कि बनाते रहता है। कहीं का भी पीसीएस दीजिए, एसएससी का दीजिए, रेलवे का दीजिए, चाहे तो एनडीए या सीडीएस या सीएपीएफ का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि इसका सवाल हमेशा मुगल साम्राज्य का बनाते रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप क्या करिएगा, कम से कम इसको मेडिएवल में बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास है वो ऑलरेडी सारा पढ़ चुके हैं। 16 क्लास हो चुका है मध्यकालीन भारत का इतिहास का, आज 17वां क्लास होगा। कुछ दिन में क्या होगा कि मुगल साम्राज्य जैसे ही खत्म होगा तब बाद में थोड़ा सा मराठा का, और उसके बाद क्या होगा कि शुरू हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब से क्लास रेगुलर ही रहेगा। ऐसा बीच में हुआ था थोड़ा सा कि गैप हो गया था, लेकिन अब से क्या होगा कि क्लास रेगुलर रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं आज की मुगल साम्राज्य का यहाँ पर स्थापना कौन किया था, कब से कब तक रहा था, पानीपत का प्रथम युद्ध को देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमेशा सवाल बनते रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि मुगल साम्राज्य जो आया था भारत में, कब आया था, तो आपको याद रखना है कि 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। हम लोग जानते हैं कि 1526 ईस्वी में क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। उसी समय क्या हुआ कि बाबर जो था इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, और हराने के बाद क्या हुआ कि ये जो है बाबर जो था अपने आप को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। और क्या हुआ कि यहाँ पर मुगल साम्राज्य का स्थापना किया कौन, तो बाबर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1526 ईस्वी मतलब कि 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, और 1857 का क्रांति था वहां तक ये क्या हुआ था कि ये चला था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ज्यादा इसका लंबा पीरियड था। बीच में हाँ हम लोग जानते हैं कि हुमायूं को कौन भगा दिया था, कौन, तो शेर शाह सूरी यहाँ से भगा दिया था। बीच में थोड़ा सा ये लड़खड़ाया था यहाँ पे, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि जैसे ही शेरशाह सूरी मरे थे तो ये क्या हुआ था कि ये फिर से हुमायूं लौट आया था। और फिर से उस समय से क्या हुआ कि ये मुगल साम्राज्य क्या हुआ कि पूरा तरह से अस्थायी हो गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर ब्रिटिशर आया तो इसका शक्ति क्या हुआ था कि धीरे धीरे कमने लगा था। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि ये 1526 में शुरू हुआ था और 1857 तक ये चला था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मुगल साम्राज्य के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1526 में हुआ। और इसका स्थापना करने वाला कौन था, तो एक मध्य एशिया का रहने वाला बाबर नाम का आदमी था, वही इसका स्थापना किया था भारत में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाबर तो इसका पुकारू नाम था, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि इसका ओरिजिनल नाम क्या था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि इसका बाबर का ओरिजिनल नाम क्या था, मूल नाम क्या था। तो आपको याद रखना कि जहरीउद्दीन मोहम्मद था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे जब हम लोग देखते हैं इसके परिवार के बारे में भी क्वेश्चन पूछते रहता है कि ये जो है अपने पिता की ओर से किस वंशज से था, अपने माता की ओर से किस वंशज से था। तो आपको याद रखना है कि ये जो पिता की ओर से क्या था कि तैमूर वंश से था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तैमूर वंश के संस्थापक कौन था, तो तैमूर लंग था, जो हम लोग देखे भी थे। क्या हुआ था कि ये 1398 ईस्वी में क्या किया था कि भारत पर अटैक किया था। ठीक है, आक्रमण किया था, यहाँ से धन उन लूटने के लिए मंदिरों को लूटा था। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो ये तैमूर वंश से था पिता की ओर से। अब माता की ओर से किस वंश से था, तो आपको याद रखना कि चंगेज खान से ये संबंधित था। मतलब कि मंगोल का जो शासक था चंगेज खान, उससे माता की ओर से संबंधित था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तैमूर जो था ना बाबर का क्या था, तो आपको याद रखना है परदादा था। ठीक है,
ये बात आपको ध्यान में रखना है। मुगलों को इतिहास में तिमुरिडिस भी बोला गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि मुगलों को क्या बोला गया है हिस्ट्री में, तो आपको ध्यान में रखना कि तिमुरिडिस भी कहा गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्यों मुगलों को तिमुरिडिस बोला गया था? तिमुर वंश से ये संबंध रखता था, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? तिमुरिडस भी बोला गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कहाँ पर इसका जन्म हुआ था, ये कहाँ का रहने वाला था, वो भी आप देख लीजिए। तो ये फरगना घाटी में इसका जन्म हुआ था। कब? तो 14 फरवरी का जन्म हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि वैलेंटाइन डे दिन ये क्या हुआ था कि पैदा हुआ था। अभी जो है ये परगना घाटी है, ये कहाँ पे है? तो उज्बेकिस्तान में है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। परगना घाटी अंडीजान में इसका जो है 1483 में जन्म हुआ। और इसका बाबूजी का अगर नाम पूछे तो आपको याद रखना कि उमर शेख मिर्जा इसका बाबूजी का नाम था। ठीक है, तैमूर कौन था? तो इसका परदादा था, मतलब कि ये तैमूर का परपोता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उमर शेख इसका जो बाबूजी था वो काम क्या करता था, ये भी पूछ लेता। तो 1456 ईस्वी से 1494 ईस्वी तक, बीच में थोड़ा छोड़ दीजिए तो और फिर से लीजिए तो 1469 से ये 1494 ईस्वी तक क्या था कि ये परगना का गवर्नर था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वह उसके बाद क्या हुआ कि जब ये उमर शेख जब मर गया था, तो उमर शेख के मरने के बाद क्या हुआ था कि 1494 ईस्वी में बाबर मात्र 12 साल के था। और बाबर 12 साल की उम्र में ही क्या हुआ था कि परगना का ये शासक बना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या है कि बाबर जो था समरकंद शहर पर 2 बार क्या किया था कि विजय प्राप्त किया, लेकिन ये कुछ ही दिन के लिए क्या हुआ था कि इसके पास रहा था समरकंद शहर, और कुछ दिन के बाद क्या हुआ था कि समरकंद शहर को हार गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये समरकंद पूछ सकता है कि अभी कहाँ पे है, तो ये सब जो है सारा का सारा उज्बेकिस्तान में भी पड़ता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बार क्या हुआ कि जो उज्बेकिस्तान का प्रमुख था शैबानी खान, वो क्या किया कि बाबर को हराया और समरकंद पर क्या कर लिया कि कब्जा कर लिया। कौन? तो शैबानी खान, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे जब हम लोग इसमें बीच में भी कुछ देखते हैं जानकारी के लिए, तो परगना पर ये क्या किया था कि पुनः कब्जा करने के लिए बाबर प्रयास किया। उसमें क्या हुआ कि ये समरकंद को भी नियंत्रण खो दिया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये परगना और ये जो समरकंद था वो पर क्या किया था कि 1501 ईस्वी में दोनों पर फिर से कब्जा पाने के लिए बाबर प्रयास किया। और बाबर तो प्रयास तो किया था, लेकिन उज्बेकिस्तान का जो राजकुमार था मोहम्मद साहिबानी, वो क्या किया था कि बाबर को हरा कर उस पर दोनों पर कब्जा कर लिया। और दोनों पर कब्जा करके वहां पर क्या किया था कि बुखारा खानाटे का क्या किया था कि स्थापना किया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जगह का नाम है बुखारा खानाटे, ऐसा ना समझिएगा कि कोई चीज है। ये बुखारा खानाटे अभी उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वो क्या है कि एक जगह का नाम है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो मतलब वहां से क्या हुआ कि मोहम्मद जो साहिबानी था बाबर को हराया और वहां से क्या कर दिया कि एक तरह से वहां से भगा दिया, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1504 ईस्वी में क्या हुआ कि काबुल पर क्या किया कि ये विजय प्राप्त किया। कौन? तो बाबर। और बाबर वहां पर विजय प्राप्त करके उगल बेग द्वितीय का जो शिशु, मतलब जो छोटा बच्चा, एक क्या था कि अब्दुल रजाक मिर्जा कथित शासन था, उसको क्या किया कि वहां से हटा दिया और बाबर जो था काबुल पर कब्जा कर लिया, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या है कि 1504 ईस्वी में हम लोग जानते हैं, जब पिछले हिस्ट्री पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत में, तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा आक्रमणकारी क्या हुआ था कि भारत पर आक्रमण किया था। क्यों आक्रमण करता था? तो क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा धन था, तो इसलिए क्या करता था कि अनगिनत आक्रमणकारी क्या किया था कि भारत पर आक्रमण किया था। उसी तरीका से 1504 ईस्वी में बाबर ने भी अपनी विशाल संपत्ति के कारण क्या किया कि भारत की ओर ये आकर्षित हुआ था, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जब हम लोग आगे देखते हैं तो बाबर जो है 1526 से 1530 ईस्वी तक ये क्या किया था कि अपना राजपाट यहाँ संभाला था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 4 गो लड़ाई लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का, और फिर क्या हुआ था कि घाघरा का। और 1530 ईस्वी में क्या होता है कि ये मर जाता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये 1526 से 1530 ईस्वी तक इंडिया में रहा था, भारत में रहा था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाबर के बारे में हम लोग जब देखते हैं तो क्या है कि बाबर जो था मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। कहाँ पे? तो भारत में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और उन्होंने पहले खुद को काबुल में स्थापित किया। हम लोग जानते हैं कि इसको समरकंद से हरा दिया था, भगा दिया था शैबानी खान, और फिर क्या हुआ था कि ये जो है काबुल में अपना जो है शक्ति स्थापित किया। और फिर क्या हुआ कि खैरब
जो दर्रा है भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वहां से क्या हुआ कि ये भारत चला आया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। काबुल में ये पहला अपना शक्ति स्थापित कब किया था ये पूछ सकता है, तो 1504 ईस्वी में, हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े भी थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और बाबर ने क्या किया था कि पंजाब में भीरा 1519 से 1520 ईस्वी में, और सियालकोट को लगभग 1520 ईस्वी में लाहौर के शक्तिशाली किले पर क्या कर लिया, तो विजय प्राप्त कर लिया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाबर द्वारा क्या हुआ कि पंजाब के परगनों के चाहने का मुख्य कारण क्या था ये पूछ सकता है, तो सिंपल सी आपको याद रखना है कि काबुल में बहुत कम आय होता था, इसको बहुत कम पैसा मिलता था। उस समय जो भी आय का जो स्रोत होता था काबुल में, इसको बहुत क्या होता था कि कम प्राप्त होता था, जिसके कारण से क्या होता था कि इसको अपर्याप्त पैसा मिलता था, मतलब कि धन मिलता था शासन को चलाने के लिए। इसीलिए क्या हुआ कि पंजाब परगना को ये चाहने लगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ क्या होता था कि इसको हमेशा डर लगा रहता था कि फिर से न उज्बेकिस्तान वाला हमला कर दे, तो ये आशंकित रहता था, चिंता रहता था। और भारत को ये इसलिए चुना क्योंकि उज्बेकिस्तान से कोई भारत पर आकर रहने लगे, ये बात बहुत क्या था कि इम्पॉसिबल था। इस कारण से क्या हुआ कि इसको भारत पसंद आने लगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि हम लोग जानते हैं कि 1517 ईस्वी में क्या हुआ कि भारत में सिकंदर लोदी का यहाँ पे मृत्यु हो गया। मृत्यु होने पर क्या हुआ कि ये पूरा तरह से जो दिल्ली सल्तनत था उसका राजनीतिक स्थिति क्या हो गया कि बिखर गया। और ये बिखरने के कारण इसको भारत में प्रवेश करने का और भी जो था क्या हुआ कि मौका मिल गया, सहायता मिल गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसको आमंत्रित करने वाला कौन व्यक्ति था आपको ध्यान में रखना है। तो जब सिकंदर लोदी का मृत्यु हुआ 1517 ईस्वी में, तो ऐसा माना जाता है कि बाबर को दौलत खान लोदी, जो पंजाब का उस समय का गवर्नर था, मेवाड़ का जो राजा था कौन, राणा सांगा, वो आलम खान, जो इब्राहिम लोदी का क्या था कि जो चाचा था, उसके द्वारा क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए बाबर को आमंत्रित किया गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इब्राहिम लोदी कौन था, तो सिकंदर लोदी का क्या था कि पुत्र था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और ये तीनों व्यक्ति मिलकर, दौलत खान लोदी, राणा सांगा और आलम खान, ये तीनों मिलकर इसको आश्वस्त किया कि आओ तुम अब और क्या करो कि पूरे पंजाब को कब्जा कर लो। ये जो है अब क्या है कि सिकंदर लोदी के मरने के कारण ये बहुत ज्यादा क्या हो गया कि अस्थिर साम्राज्य हो गया। अब तुम इसको क्या कर सकते हो कि कब्जा कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आया और इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में हम लोग जानते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया। और यहाँ पर क्या किया कि मुगल साम्राज्य का स्थापना किया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें पानीपत का प्रथम लड़ाई। आगे हम लोग कल जो देखेंगे खानवा के युद्ध, चंदेरी का युद्ध और जो भी है कि घाघरा के युद्ध, वो तीनों देखकर और जो भी इसका इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व था इसको आने का, क्या कारण था इसका आने का, वो सब भी हम लोग देख लेंगे। ताकि क्या होगा कि अगर ऐसे भी लिखने में आए तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। 10 पॉइंट लिखना भी हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम लड़ाई अगर पूछे तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम लड़ाई जो था भारत के इतिहास में बहुत बड़ा निर्णायक लड़ाई था। मुगलों का स्थापना होने का ये बहुत बड़ा लड़ाई था। तो एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक लड़ाइयों में से एक माना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और ये जो था इब्राहिम लोदी सिकंदर का पुत्र था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ये क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, अगर लोदी को पूरा तरह से कमर तोड़ दिया था और दिल्ली और आगरा को पूरा अपना नियंत्रण में कौन ले लिया था, तो बाबर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इब्राहिम लोदी का जितना भी संपत्ति था वो भी इसको क्या हुआ कि मिल गया इस लड़ाई के बाद। तो ये क्या हो गया कि और भी ज्यादा मजबूत हो गया। इस युद्ध के बारे में अगर जानकारी ले तो क्या होता है कि बाबर को पास जनसंख्या के दृष्टि से, मतलब सेना के दृष्टि से, मतलब सेना का अगर संख्या देखा जाए तो इसके पास बहुत कम था। इसके पास 1 लाख आदमी था, इसके पास सिकंदर लोदी के पास, और 1000 हाथी था। लेकिन इसके पास मात्र कितना था, तो 12,000 ही सिपाही था किसके पास, बाबर के पास। लेकिन ये फिर भी जीत गया था। कारण क्या था कि एक इसके पास जो सैन्य रणनीति था वो बहुत ज्यादा क्या था कि कुशल था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है
कि बाबर जो युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ, तो एक कौन सा पद्धति को इस्तेमाल किया था जिसके कारण इसके पास मतलब कि सैनिक भी बहुत कम था, फिर भी ये जीत गया था। तो आपको याद रखना कि ओटोमन मतलब कि जो रूमी पद्धति था लड़ने का, वो इसका इस्तेमाल किया था, जिस कारण से क्या हुआ था कि ये जीत गया था। हम लोग जानते हैं कि जो बाबर जो था उसका जो सैनिक था 12,000 ही था, उसका सैनिक 1 लाख था। साथ ही साथ क्या था कि एक घर में लड़ रहा था, वो बाहर से आया था, तो बाहर से आया होगा तो क्या हुआ होगा कि वो थका हुआ भी होगा उसका सैनिक। सिंधु नदी को पार करके आया था, तो उस कारण से भी वो क्या था कि थका हुआ था, फिर भी आकर जीत जाना बहुत बड़ा बात होता है। जैसे कि अभी क्रिकेट मैच देखते होंगे तो घर में आकर कोई हरा कर जाता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। ठीक उसी तरीका से क्या हुआ था कि बहुत कम सैनिक लेकर आया था, जीत गया था। जीतने के कारण अगर पूछे तो आपको याद रखना कि सैन्य रणनीति बहुत कुशल था, इसके कारण से ये जीता था। कौन सा पद्धति अपनाया था लड़ाई में, तो आपको याद रखना कि ओटोमन रूमी पद्धति, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। रूमी पद्धति को अपनाया था। और इसमें होता क्या है रूमी पद्धति में, ओटोमन पद्धति में, तो आपको याद रखना है कि इसमें 2 तरह से जो विरोधी होता है उसको छेका जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो लोदी को क्या किया कि दोनों तरफ से घेर लिया। और जानकारी के लिए आप और देखें तो इसमें क्या है कि केंद्र में जो था मतलब कि बाबर का घुड़सवार सेना जो विशेषज्ञ तुर्क बंदूकधारियों उस्ताद अली और मुस्तफा के नेतृत्व में तीरों और बंदूकधारियों का हमला कर रहा था। और जबकि क्या हो रहा था कि खाइयो और बैरिकेड्स, ये दोनों व्यक्ति का ही नाम है, वो क्या किया था कि दुश्मन के जो मार्च था, जो साथ में और भी पुलिस आ रहा था, मतलब कि जो सिपाही आ रहा था लोदी वंश का, उसको क्या किया कि उसके साथ लड़ा और उसको क्या किया कि बाबर को सुरक्षा प्राप्त किया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये क्या हुआ था कि ये बारूद को भी इस्तेमाल किया था कौन, तो बाबर, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। पानीपत के लड़ाई में क्या हुआ कि बाबर तो विजय प्राप्त कर लिया, और साथ ही साथ विजय प्राप्त करने के बाद क्या किया कि हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर लिया अपने आप को। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। पानीपत के युद्ध के बाद क्या हुआ कि बाबर को बहुत ज्यादा कठिनाइयां का सामना करने पड़ा, क्योंकि ये 4 साल में 4 लड़ाई लड़ा था। 1526 ईस्वी में कौन लड़ाई लड़ा, तभी पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। 1527 ईस्वी में कौन सा लड़ाई लड़ा, तो आपको याद रखना है कि एक खानवा का युद्ध लड़ा था राणा सांगा के साथ। और तीसरा लड़ा था चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 4 साल में 4 लड़ाई लड़ा और चारों को ये क्या किया था तो जीत लिया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इसका जो सरदार और जो सेनापति था बाबर का, वो कहता था कि यहाँ पर रहना नहीं है, चलो मध्य एशिया क्या करते हैं कि लौट जाते हैं। यहाँ पर गर्म जलवायु भी था, जिस कारण से ये बहुत ज्यादा परेशान था। तो इतना कठिनाई करने के बाद भी क्या किया कि ये जाने से मना कर दिया, मतलब ये यहीं रहने का ठान लिया। और यहीं रहने का जब ये ठान लिया तो क्या हुआ कि राणा सांगा जो था उसके साथ क्या हो गया कि शत्रुता हो गया, मतलब कि वो जो था इसका विरोध में लड़ने लगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना कि राणा सांगा बुलाया था यहाँ पर, कि ये चाहता था राणा सांगा ये सब कि यहाँ पर आए, इब्राहिम लोदी को खत्म कर दे और ये फिर से मध्य एशिया लौट जाए। लेकिन ये जो बाबर जो था भारत में रहने का फैसला ले लिया, जिस कारण से क्या हुआ कि राणा सांगा के साथ शत्रुता हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। राणा सांगा जो उम्मीद करता था कि ये बाबर जो है फिर से काबुल लौट जाएगा, लेकिन ये काबुल नहीं लौटा, जिस कारण से राणा सांगा का क्या हुआ था कि बहुत बड़ा झटका लड़ा था। और जिस कारण से क्या हुआ कि 1526 ईस्वी में, मतलब कि 1526 ईस्वी में तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और 1527 ईस्वी में क्या हुआ था कि राणा सांगा और बाबर के साथ क्या हो गया था, दोनों के बीच में लड़ाई हो गया था। और जिस लड़ाई को जिसका नाम क्या पड़ा था, तो खानवा का युद्ध पड़ा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जिसको हम लोग क्या करेंगे कि कल देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ कि राणा सांगा और बाबर के साथ क्या हुआ कि युद्ध जो था होना अनिवार्य हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल जो है हम लोग क्या करेंगे कि खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, उसको देखकर और साथ ही साथ बाबर का आने का क्या उद्देश्य था वो भी देख लेंगे। उसमें जो जितना भी पॉइंट बनता है और जो भी उसका महत्व होता है उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बाबर खत्म हो जाएगा, फिर हुमायूं को, फिर शेरशाह सूरी को, बीच में जो आ जाता है अलग से एगो वंश, उसको देखकर फिर क्या करेंगे कि मुगल सम्राट को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।